शुरुआत करते हैं वेटनरी। सबसे पहले हम बात करते हैं वेटनरी शब्द। तो वेटनरी शब्द कहां से आया? वेटनरी शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। वेटनरी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। और वेटनरी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? वेटरनी से। वेटरनी से। वेटरनी का मतलब होता है वर्क एनिमल्स। वर्क एनिमल्स यानी वेटनरी शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति वेटरनी से हुई है। और वेटरनी का मतलब होता है वर्क एनिमल्स यानी काम में आने वाले पशु। जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं उनको वेटरनी बोलते हैं। और यहां से ये शब्द बना है वर्क एनिमल्स से। और इस शब्द को दिया था थॉमस ने, थॉमस ब्राउन ने, थॉमस ब्राउन द्वारा यह शब्द दिया गया। तो वेटरनरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाता है कि वेटरनरी शब्द कौन सी भाषा का है? वेटनरी शब्द का जो उत्पत्ति हुई है इसकी, वो हुई है वेटरनी से। इसका मतलब है एक लैटिन भाषा है, ये लैटिन भाषा है। अब हम आज शुरुआत करते हैं इसकी। मैं ये चैट्स हैं इनको मैं फोन को साइड में रख रहा हूं और अगर कोई इंपॉर्टेंट आपकी कोई समस्या हो आप इस पर बता सकते हो। ये लो फोन। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई यहां पर। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए हम दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ क्यों करते हैं? हमारे बुक के अंदर भी क्लास में भी एक ही साथ पढ़ाया जाता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि वेटनरी एनाटॉमी के अंदर हम पशुओं के शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी में किसी की संरचना का अध्ययन करते हैं, तो वेटनरी एनाटॉमी में हम पशुओं के शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। और फिजियोलॉजी में हम पशुओं के शरीर के अंगों की कार्य की या क्रिया करने कैसे काम करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को एक साथ हमको पढ़ने से एक फायदा हो जाता है कि जिस अंग की हम संरचना पढ़ रहे हैं उसका हमने डायग्राम बना लिया है, उसका हमने चित्र और अच्छे से समझ लिया है, तो उसका कार्य साथ के साथ पढ़ लिया जाए तो वो और भी अच्छी तरह से याद होता है। तो इसलिए हम वेटनरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं और दोनों के टॉपिक्स को उसी हिसाब से सेट किया हुआ है। ना तो वो फिजियोलॉजी के अंदर कोई पॉइंट छूटता है और ना एनाटॉमी के अंदर कोई पॉइंट छूटता है। अब हम शुरुआत करते हैं वेटनरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर की संरचना का अध्ययन। यानी बॉडी की कैसे संरचना बनी हुई है, शरीर के अंगों की संरचना क्या होती है, शरीर की संरचना क्या होती है, जिसका अध्ययन हम किस में करते हैं? एनाटॉमी के अंदर। और एनाटॉमी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिला है, एना और टॉमी। एना का मतलब होता है अपार्ट, अपार्ट, और टॉमी का मतलब होता है टू कट। यानी कि शरीर की संरचनाओं का काट करके अध्ययन करना, शरीर की संरचनाओं का काट कर अध्ययन करना, काट कर अध्ययन करना। सबसे बेसिक सब्जेक्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी जब आपको किसी पशु के शरीर की संरचना का पता होगा तो आगे जाकर के आप उसकी मेडिसिन यानी मेडिसिन में फायदा मिलेगा, आपको सर्जरी में फायदा मिलेगा। जब संरचना का ही नहीं पता होता है तो बाकी सब्जेक्ट कम समझ में आते हैं या वो गौण हो जाते हैं। तो बेसिक जो सब्जेक्ट है ये एनाटॉमी है। एना का मतलब होता है अपार्ट, टॉमी का मतलब होता है टू कट, यानी काट करके शरीर की संरचनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। और जब वेटनरी एनाटॉमी आ जाए
वेटनरी शब्द जुड़ जाए, वेटनरी एनाटॉमी का मतलब हो गया पशुओं के शरीर, पशुओं के शरीर की संरचना का अध्ययन, की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? वेटनरी एनाटॉमी। तो एना का मतलब है पार्ट, टॉमी का मतलब टू कट, यानी काट करके शरीर की संरचनाओं को बिना काटे हम अध्ययन नहीं कर सकते, खोल खोल करके बॉडी की एक एक स्ट्रक्चर पढ़ाई जाती है। और ये जो पढ़ाई होती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, ये बेसिक पढ़ाई होती है। जब एमबीबीएस करते हैं तो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और जब बीवीएससी करते हैं तो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और जब एलएसए का एएचडीपी का डिप्लोमा करते हैं तो भी ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट इसलिए होते हैं कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है बॉडी की समझ में आ जाए। तो संरचना का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी क्या होती है? इसी एनाटॉमी के अंदर, इसी एनाटॉमी के अंदर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को बोलते हैं कार्य की, कार्य की, कार्य का मतलब कार्य, कार्य करने वाली। और एनाटॉमी को हिंदी में कहते हैं शारीरिकी। क्या बोलते हैं इसको? शारीरिकी, शारीरिकी। शरीर की संरचना को कहते हैं शारीरिकी, और फिजियोलॉजी को बोलते हैं कार्य की। अर्थात शरीर की जब संरचनाओं का आपने अध्ययन कर लिया, स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लिया, तो उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उस साइंस को कहते हैं हम फिजियोलॉजी। तो शरीर की अथवा शरीर के अंगों की, शरीर के अंगों की क्रियाविधि का अध्ययन, क्रियाविधि का अध्ययन, शरीर के अंगों की और शरीर की बॉडी की, कैसे काम करते हैं अंग, हृदय कैसे काम करता है, पाचन तंत्र कैसे काम करता है, रूमन रेटिकुलम, पाचन तंत्र के जो भाग है, इंटेस्टाइन है, ये यकृत है, ये कैसे काम करते हैं, किडनी कैसे काम करती है, किडनी कैसे फंक्शन करती है, कैसे रक्त को छान करके मूत्र का निर्माण करती है। तो ये जो कार्य हो रहे हैं, कार्यों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फिजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। और जब फिजियोलॉजी पशुओं की पढ़ी जाती है तो उसको बोला जाता है वेटनरी फिजियोलॉजी। तो वेटनरी फिजियोलॉजी क्या होती है? वेटनरी फिजियोलॉजी, वेटनरी फिजियोलॉजी का मतलब पशुओं के शरीर की कार्यकी का अध्ययन, पशुओं के शरीर की कार्यकी का अध्ययन, पशुओं के शरीर की क्रियाविधि का अध्ययन। अब हम बात करते हैं, कुछ ब्रांचेज हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, कुछ शाखाएं हैं। तो शाखाओं में अ, हम पूरा सब्जेक्ट इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहले हमने साइटोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी एक एक करके सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे। उन सिस्टम्स में पहले हम उनकी स्ट्रक्चर पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ उनके कार्यविधि या उनका फंक्शन पढ़ते रहेंगे। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स एक साथ इसलिए चलते हैं कि समझने में आसानी रहती है, समझने में आसानी रहती है। बात करते हैं ब्रांचेज, शाखाओं की। ब्रांचेज तो शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन, अलग अलग ब्रांचेज होती है। जैसे हमने सबसे पहले बात करी एनाटॉमी, एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिकी, शरीर की संरचनाओं का अध्ययन। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्य की, कार्य की मतलब क्रियाविधि का अध्ययन। अब हम बात करते हैं, जैसे हार्ट वाला सिस्टम है तो इसमें हम कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन। एंजियोलॉजी की हम बात करें, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी तो एंजियोलॉजी, एंजियो शब्द आता है रक्त वाहिनियों के लिए, और एंजियोलॉजी में हम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त वाहिनियां और रक्त ये सब शामिल होते हैं। यानी हार्ट जो कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, केंद्रीय अंग है, और वो रक्त को पंप करता है। यानी हृदय और उससे निकलने वाली रक्त वाहिनियां या उसकी ओर आने वाली रक्त वाहिनियां, निकलने वाली रक्त वाहिनियों को कहते हैं हम धमनियां, आने वाली रक्त वाहिनियों को कहते हैं, हृदय की ओर आने वाली रक्त वाहिनियों को कहते हैं हम शिराएं।
और साथ ही साथ रक्त, ये तीनों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। तो एंजियोलॉजी का मतलब हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। और रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या शामिल होते हैं? हृदय, रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनियां भी दो प्रकार की होती हैं, धमनियां और शिराएं। हृदय बीच का मुख्य केंद्रीय अंग जो कि रक्त को पंप करता है और रिसीव करता है, सकिंग एंड पंपिंग के सिद्धांत पर काम करता है हृदय। अपने प्रेशर से नीलियों में दबाव जब पड़ता है तो रक्त को पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाता है, और जब डायस्टोल होता है तो डायस्टोल में रिसीव किया जाता है रक्त। तो हृदय, रक्तवाहिनियां और रक्त, ये तीनों मिलकर के क्या बनाती हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। अब कुछ और ब्रांचेज हम पढ़ने लगे तो हम इसकी शाखाएं देख लेते हैं। आपसे पूछे जाने योग्य जो शाखाएं मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं आपसे। एक तो आपसे एस्थीसियोलॉजी पूछा जा सकता है। एस्थीसियोलॉजी ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन। एस्थीसियोलॉजी, एस्थीसियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के लिए। ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन, ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन, एस्थीसियोलॉजी। यानी ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है शरीर जिन अंगों की सहायता से बाहरी वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। जैसे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है शरीर के अंदर जो रिसीव करती है। जैसे आंखों के द्वारा देखना है, कानों के द्वारा सुनना है, जीभ के द्वारा टेस्ट है, स्वाद है, त्वचा के द्वारा स्पर्श है, इस प्रकार से नाक के द्वारा सूंघना है। तो ये शरीर में ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। इन ज्ञानेंद्रियों की जब तक एक्टिविटी रहती है तब तक जानवर या इंसान या मानव होश में रहता है। जब इनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो उसे बेहोशी की अवस्था कहते हैं, और उसे कहते हैं एनेस्थीसिया की अवस्था या निश्चेतना की अवस्था। यानी एस्थीसिया का जस्ट उल्टा होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो दिया जाता है पशुओं को या मनुष्य को बेहोश करके सर्जरी करने के लिए। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ यानी सेंस ऑर्गन्स की क्रियाशीलता को कर रुकना, यानी एब्सेंस ऑफ वर्किंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी संवेदी अंगों का कार्य करना बंद हो जाना एनेस्थीसिया कहलाता है। तो यहां से एक तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए। एक बन जाता है आपके लिए सिंडेस्मोलॉजी। ये सिंडेस्मोलॉजी भी आपसे पूछा जा सकता है। सिंडेस्मोलॉजी, तो देखिए सिंडेस्मोलॉजी का मतलब होता है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी का ही दूसरा नाम है। आर्थ्रोलॉजी आपसे पूछा गया था पिछली बार। आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी का ही दूसरा नाम है क्या? सिंडेस्मोलॉजी। और आर्थ्रोलॉजी का मतलब होता है जोड़ों का अध्ययन, जोड़ों का अध्ययन। स्टडी ऑफ जॉइंट्स कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी और सिंडेस्मोलॉजी। अब हम इस सिंडेस्मो वर्ड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? सिंडेस्मो, सिन का मतलब होता है जोड़ना, सिन का मतलब होता है जोड़ना, और डेस्मो का मतलब होता है लिगामेंट। डेस्मो का मतलब होता है लिगामेंट, और लोगोस का मतलब होता है, या लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन। तो हमें पता है एक अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? ये कोई बोन है और ये कोई बोन है। बोन को बोन से जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो होती है लिगामेंट, और बोन को मसल से जोड़ने वाली ये हड्डी है, और इस हड्डी को, ये मसल, ये पेशी है, इस पेशी से जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो होती है टेंडन। तो ये टेंडन है। टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडरा, कंडरा। लिगामेंट को हिंदी में कहते हैं स्नायु, स्नायु। अब हम देख लेते हैं दोनों को। डेस्मो वर्ड, डेस्मो वर्ड आता है लिगामेंट के लिए। किसके लिए? लिगामेंट के लिए, DESMO, डेस्मो। और कंडरा के लिए टेंडन शब्द आता है। अब दोनों में हम बात करें, इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना होती है लिगामेंट। लिगामेंट में खिंचाव संभव हो पाता है क्योंकि इसमें पीले इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं। टेंडन के अंदर खिंचाव की क्षमता कम होती है। टेंडन थोड़ा मजबूत होता है, अप्रत्यास्थ होता है, हड्डी को पेशी से जोड़ता है। कई बार टेंडन पर झटका लगने से एवल्जन फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो दोनों में प्रत्यास्थ कौन हुआ?
अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाला जो लिगामेंट होता है उसमें थोड़ा सा खिंचाव हो सकता है, और लिगामेंट के लिए डेस्मो वर्ड उपयोग में लिया जाता है। लिगामेंट की जो सूजन होती है उसको डेस्माइटिस कहते हैं, लिगामेंट के अध्ययन को डेस्मोलॉजी कहते हैं। और चूंकि लिगामेंट ने दो हड्डियों को आसपास लाया, पास पास लाया, दो हड्डियों को पास पास लाने से बनी संरचना क्या बनी, जोड़। जब दो या दो से अधिक हड्डियां एक जगह आकर के मिलती है, जैसे मेरा ये जोड़ है, यहाँ पर ये रेडियस अल्ना और ये ह्यूमरस, ये आकर के यहाँ पर जुड़ रही हैं। तो दो या दो से अधिक हड्डियां जब किसी स्थान पर आकर मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जोड़। और जोड़ के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी भी कहते हैं और इसको सिंडेस्मोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि डेस्मो ने सिन किया, डेस्मो मतलब लिगामेंट, लिगामेंट ने हड्डियों को पास में लाया। तो यहां पर सिन का मतलब जोड़ना, डेस्मो का मतलब लिगामेंट, लॉजी का मतलब अध्ययन, सिंडेस्मोलॉजी। आगे हम बात करते हैं, अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं तीसरा, स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी, स्प्लैंक्नोलॉजी, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है इस बार के लिए। स्प्लैंक्नो, स्प्लैंक्नो वर्ड का मतलब होता है आंतरिक विसरल अंग, आंतरिक विसरल अंगों का अध्ययन, आंतरिक विसरल अंगों का अध्ययन, विसरल अंगों का अध्ययन। ये तीनों अध्ययन जो मैंने बताया आपको, पहला मैंने आपको बताया एक तो आपको सिंडेस्मोलॉजी याद रखना है, आपको एक स्प्लैंक्नोलॉजी याद रखना है, स्प्लैंक्नोलॉजी, और एक आपको एस्थीसियोलॉजी। ये तीनों स्टडी इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी हम सिंपल वाले जो पढ़ लेते हैं, कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन, पल्मोलॉजी मतलब फेफड़ों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा का अध्ययन, डर्मा मतलब स्किन, डर्मिस मतलब स्किन, ठीक है, ट्राइकोलॉजी यानी बालों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन, आर्थ्रोलॉजी जो सिंपल वाला है इसका दूसरा रूप हमने पढ़ लिया, आर्थ्रोलॉजी मतलब जोड़ों का अध्ययन। तो ये छोटे छोटे अध्ययन हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, जैसे यकृत का अध्ययन, हिपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन, किडनी का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी। तो इस तरह के जो स्टडी है हम लिख लेते हैं। बाकी जो स्टडीज हैं जैसे शरीर की संरचनाएं हैं उसके हिसाब से हैं, जैसे हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी का मतलब होता है यकृत का अध्ययन, स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, हिपेटोलॉजी। अगला है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है वृक्क का अध्ययन, वृक्क का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ किडनी, किडनी का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी। इसके बाद हमने कार्डियोलॉजी लिख लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी का मतलब तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, नर्वस सिस्टम का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। क्योंकि न्यूरो, न्यूरो वर्ड आता है नर्व्स के लिए, तंत्रिकाओं के लिए, तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन हो गया। इसके बाद डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी का मतलब त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्किन। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आ जाते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, नर्वस सिस्टम। नेफ्रोलॉजी, हिपेटोलॉजी, इनकी इनकी यूनिट्स भी देख लेते हैं हम। यकृत, लीवर, लीवर की जो इकाई होती है वो होती है हिपेटोसाइट, यकृत की कोशिका को हिपेटोसाइट कहते हैं। यकृत के लिए हिपर शब्द आता है, हिपर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। यकृत की सूजन को हिपेटाइटिस कहते हैं। यहाँ पर नेफ्रोलॉजी वृक्क का अध्ययन, तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वृक्काणु, वृक्काणु को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, नेफ्रॉन भी कहते हैं, और इसकी सूजन को हम नेफ्राइटिस कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन, न्यूरॉन। और न्यूरॉन या जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं, वो इसकी, और इसमें सूजन को बोलते हैं न्यूराइटिस। इसी तरह से डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी डर्मा, डर्मा या डर्मिस, डर्मिस आपको याद नहीं रहे तो डर्मा या डर्मिकूल, गर्मियों में जो पाउडर आता है त्वचा को ठंडा करने के लिए, घमौरिया के लिए, डर्मिकूल, तो डर्मा वर्ड यहीं से आता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। अब कुछ अन्य अंगों का देख लेते हैं, जैसे कान का अध्ययन, ओटोलॉजी, नाक का अध्ययन, राइनोलॉजी। ओटोलॉजी, ओटोलॉजी का मतलब कान का अध्ययन।
और कान की सूजन को कहते हैं ओटाइटिस। ओटाइटिस, ओटो 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 शब्द आता है कान। और ऑडिटरी वर्ड भी कान के लिए आता है, ऑडिटरी मेटस या ऑडिटरी वर्ड, ऑडिटरी ओटो, तो ओटाइटिस, ओटोलॉजी और ऑडिटरी। ऑडिटरी नर्व होती है आठवीं कपालीय तंत्रिका, एर्थ क्रेनियल नर्व होती है जो कान को सप्लाई करती है, जिसको जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है जैसे जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, ये आठवीं कपालीय तंत्रिका को नष्ट कर देती है, जिससे बहरापन आ जाता है। तो ऑटो वर्ड काय के लिए आता है, कान के लिए आता है, ओटोलॉजी, ओटोलॉजी। इसके बाद राइनो शब्द है, राइनोलॉजी। राइनोलॉजी आता है नाक का अध्ययन, नाक का अध्ययन। नाक का अध्ययन क्या कहलाता है, राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ नोज, नाक का अध्ययन कहलाता है राइनोलॉजी। अब राइनो वर्ड नाक के लिए आता है, तो राइनो को हम कैसे याद रखें, एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसकी नाक होती है, उसकी नाक के ऊपर सींग होता है, एक सींग वाले गेंडे की नाक के ऊपर, जैसे ये गेंडा है इसकी नाक के ऊपर इस तरह से एक सींग होता है, और इसका जो जूलॉजिकल नेम बन जाता है राइनोसिरस यूनिकॉर्निस। राइनो, राइनो वर्ड आता है नाक के लिए। अब नाक की जो सूजन होती है उसको बोलते हैं हम राइनाइटिस, राइनाइटिस। तो इस तरह से हम राइनो को याद रख सकते हैं, राइनाइटिस। इसके बाद हम बात करते हैं डेस्मोलॉजी। अभी हमने पढ़ाई था डेस्मो, डेस्मो वर्ड आता है लिगामेंट, तो लिगामेंट का अध्ययन, लिगामेंट का अध्ययन। यहां से लिगामेंट से कई टर्म्स बना लेते हैं, डेस्माइटिस जैसे लिगामेंट की सूजन, लिगामेंट में जो खिंचाव आ जाता है उसको उसको स्प्रेन कहते हैं, मोच कहते हैं, और टेंडन में जो खिंचाव आ जाता है उसको स्ट्रेन कहते हैं। तो स्प्रेन और स्ट्रेन, लिगामेंट में जो खिंचाव आता है उससे कहते हैं, यहां लिख देता हूं ऊपर, स्प्रेन, स्प्रेन को बोलते हैं मोच। और ये तो लिगामेंट वाला है, टेंडन वाला स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन, और इसको टेंडन में खिंचाव को। आगे हम बात कर लेते हैं, डेस्मोलॉजी का मतलब हो गया लिगामेंट का अध्ययन। आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी, OPTHAL। ऑप्थेल्मोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑप्थेल्मोलॉजी है आंखों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन है ऑप्थेल्मो। ऑप्थेल्मो शब्द किसके लिए आता है, आंखों के लिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है आंखों का डॉक्टर, तो आंखों के लिए ऑप्थेल्मो वर्ड आता है। ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स या आई ड्रॉप्स, आंख के लिए ऑप्थेल्मो वर्ड आता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी होता है आंखों का अध्ययन। इसके बाद पल्मोलॉजी, पल्मोलॉजी का मतलब होता है फेफड़ों का अध्ययन, फेफड़ों का अध्ययन। पल्मो वर्ड जो बना है प्लूरा से बना है, पल्मो का मतलब होता है फेफड़ा, प्लूरा का मतलब होता है फेफड़ों के चारों तरफ की झिल्ली। तो पल्मो शब्द आता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आपने सुना होगा। तो पल्मोलॉजी का मतलब होता है फेफड़ों का अध्ययन। भ्रूण का अध्ययन कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूणिकी, भ्रूण का अध्ययन, भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी। तो देखिए हमने ऑटोलॉजी यानी कान का अध्ययन, राइनोलॉजी यानी नाक का अध्ययन, डेस्मोलॉजी यानी लिगामेंट का अध्ययन, ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आंखों का अध्ययन, पल्मोलॉजी यानी फेफड़ों का अध्ययन, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब भ्रूण का अध्ययन। इसके बाद दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन, अध्ययन। एंड्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी आप जानते ही हैं। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी का मतलब होता है नर जनन तंत्र का अध्ययन, नर जनन तंत्र का अध्ययन कहलाता है एंड्रोलॉजी, नर जनन तंत्र का अध्ययन। एंड्रो शब्द आता है नर जनन तंत्र के लिए, तो नर जनन तंत्र के अध्ययन को कहते हैं एंड्रोलॉजी। मादा जनन तंत्र, गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी का मतलब होता है मादा जनन तंत्र का अध्ययन, मादा जनन तंत्र का अध्ययन कहलाता है गायनेकोलॉजी।
क्योंकि गायने वर्ड काय के लिए आया है, मादा के लिए। एंड्रो वर्ड किसके लिए आता है, नर के लिए। गायनेकोलॉजी और एंड्रोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो वर्ड काय के लिए आता है, हड्डियों के लिए। और ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, अस्थियों का अध्ययन। बोन्स का, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं हम हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हिमा, हिमेटो वर्ड काय के लिए आता है, हिमेटो वर्ड आता है रक्त के लिए। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। हीमेटो, हीमेटो, हीमो, हीमो वर्ड आता है हीमोग्लोबिन या हीमेटो। तो हीमेटोलॉजी किसका अध्ययन है, रक्त का अध्ययन। स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन। इसी तरह से हमारे एक सिस्टम होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। एक बार वापस बोलेंगे, आप लोग जैसे लाइव में बैठे हुए हैं तो आप लोग कोशिश करें कि अपने मन में बोलें। और मैं तो ये कहता हूं वर्तमान में आपको पढ़ाई के लिए एक सेपरेट रूम रखना चाहिए, क्योंकि आप बिना बोले लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते। ये मुझे पता है, वर्तमान में डिस्टरबेंस का युग है। थोड़ी सी देर में विचलन हो जाता है पढ़ाई से, इसलिए पढ़ाई के लिए अपना खुद का एक पर्सनल अलग कमरा होना चाहिए। और मेरे हिसाब से वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, या फिर कहीं अलग हटकर लाइब्रेरी में आप अगर पढ़ रहे हो तो भी कोई समस्या नहीं है, लीड लगा करके आराम से बैठिए, लेकिन मन में गुनगुनाइए। जब किसी बात को आप अपने मुंह से बोलोगे तो बेहतर रहेगा, मुंह से बोलने से ज्यादा याद होता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपके पास जब 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे आप मूक की तरह नहीं पढ़ सकते। कुछ देर आप बोल करके, मनन करके, उस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको कंफर्ट लगेगा, हर चीजें ज्यादा याद होंगी। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है, आपके पास समय भी प्रचुर है। मैं तो ये कहता हूँ काफी समय है। इस समय का अगर आपने एक एक मिनट का इस्तेमाल सही से कर लिया, सही से करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवरलोड तनाव लेकर के और डिप्रेशन में चले जाएं, ये भी कोई तरीका नहीं है। तरीका पढ़ने का ये है, आप जब भी पढ़ रहे हो क्वालिटी का इस्तेमाल करें, और जो शब्द आपको याद नहीं हो रहे हो उनको आप बार बार रिवाइज करें, बेहतर होगा। बार बार रिवाइज करने से आपको चीजें याद हो जाएंगी। कई नाम आप जिन लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हैं उनको टफ लग रहे होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अगर आप रिवाइज करते हो तो सब कुछ आ जाता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी किसका अध्ययन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है बॉडी के अंदर, जैसे पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और इनका अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। इसके बाद, हाँ, मैं वापस इसको रिवाइज करवा देता हूँ। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, क्योंकि दांतों के लिए ओडोंटो वर्ड आता है, दांतों की सूजन होती है ओडोंटाइटिस। दांत एक्टो मीजोडर्मल होते हैं, एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से बने हुए होते हैं। और दांतों में जो कोशिकाएं दांतों का निर्माण करती है उनको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट कोशिका, ओडोंटोब्लास्ट कोशिका। और दांत में जो इनेमल होता है उसका निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं इमाइलोब्लास्ट कोशिका। तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। नर जनन तंत्र का अध्ययन एंड्रोलॉजी, मादा जनन तंत्र का अध्ययन गायनेकोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी। अब बात करते हैं हम मेस्टोलॉजी। मेस्टोलॉजी, मेस्टोलॉजी क्या होती है, मेस्टो वर्ड आता है स्तन ग्रंथियों के लिए, और स्तन ग्रंथियों का अध्ययन, स्तन ग्रंथियों का अध्ययन, स्तन ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता है मेस्टोलॉजी। मेस्टोलॉजी वर्ड किसके लिए आता है, स्तन ग्रंथियों के अध्ययन के लिए। जैसे ही एम से एक और है मायोलॉजी, मायोलॉजी। और मायो वर्ड आता है मसल्स के लिए, पेशियों के लिए। तो पेशियों का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। और इसी मायोलॉजी को सार्कोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि सार्को वर्ड भी मसल्स के लिए आता है, पेशियों के लिए आता है, इसी का नाम है सार्कोलॉजी अथवा सार्कोलॉजी।
तो सार्को वर्ड किसके लिए आता है? सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी का मतलब भी वही है, पेशियों का अध्ययन, क्योंकि पेशियों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, कोचिंग में अच्छे पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन भी इस तरह से बेहतरीन हो जाएगा। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको तो इन पर ध्यान रखना है, और जो साइड में बातें बताई जा रही है उनको आपको कॉपी पेन से लिख देना है। तो ये सार्कोलॉजी का मतलब हो गया पेशियों का अध्ययन, सार्कोलॉजी। और यहाँ पर मायोलॉजी का मतलब मसल्स का अध्ययन। सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर पेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सार्कोसोम क्या होता है? पेशी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं, सार्कोसोम। ऐसे ही सार्को से बनता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है वे जो पेशी कोशिकाओं की, मसल्स की जो सेल्स होती है, रेखित पेशियों की कोशिकाएं होती हैं, उसकी अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्म क्या होता है? पेशी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सार्को वर्ड आते ही सार्को प्लाज्म, सार्कोसोम, सार्कोमियर, सार्कोमियर, सार्कोलेमा, जो पेशी कोशिकाएं हैं, इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। तो सार्को से काफी सारे वर्ड निकल गए, और सार्को शब्द भी कहां से आया है? मायो से आया है, मायो से। आगे हम पढ़ते हैं तंत्रिका, ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन, यानी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन अंदर आता है ब्रेन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन हमने पढ़ा। तो तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका तंत्र को हम डिवाइड करते हैं CNS, PNS और ANS। तीन शामिल है तंत्रिका तंत्र में। नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम की जो उत्पत्ति होती है भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। किससे होती है? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से। देखिए, भ्रूणीय एक्टोडर्म का मतलब होता है जब निषेचन होता है, निषेचन का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना, और शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों के आपस में मिलने को सिनगेमी कहते हैं। जब शुक्र कोशिका और अंड कोशिका फ्यूज होती है, या हम ये कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट एक कोशिकीय होता है। जाइगोट में विदलन विभाजन होते हैं, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, इस प्रकार से कोशिकाएं बनती हैं। तो जो आरंभिक अवस्था होती है जिसमें 16 कोशिकीय अवस्था गेंद के समान हो जाती है, जिसको हम मोरुला कहते हैं। उसके बाद अगली अवस्था आती है ब्लास्टुला। तो निषेचन, निषेचन के बाद बना जाइगोट, जाइगोट से बनी मोरुला अवस्था, मोरुला के बाद बनी ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद बनती है गेस्टुला। और गेस्टुला अवस्था में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, और वो 3 जनन स्तर होते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होता है शरीर में क्या क्या बनाता है, जैसे बाह्य कंकाल है, अधिचर्म है, तंत्रिका तंत्र है, इन सभी का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। मीजोडर्म से जो बनता है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है, जैसे हृदय है, रक्तवाहिनियां हैं, मसल्स है, कंकाल है, कंकाल तंत्र है, और जो संयोजी ऊतक का अधिकांश जो भाग है वो सब किससे बनता है? मीजोडर्म से बनता है। एंडोडर्म की हम बात करें तो आहार नाल है, कुछ आहार नाल के स्तर है, लीवर है, और जो कुछ अंग है जो आहार नाल से संबंधित है, जैसे पेनक्रियाज है, ये सब बनते हैं एंडोडर्म से। इस तरह से 3 भ्रूणीय स्तर होते हैं। तीनों भ्रूणीय स्तरों से हम अलग अलग अंगों के उत्पत्ति के बारे में भी साथ साथ हम जिक्र कर लेंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म, भ्रूणीय एक्टोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहां पर यह बताना है इसलिए क्योंकि ब्रेन के लिए एनसेफेलो वर्ड आता है, ब्रेन के लिए आता है एनसेफेलो, एनसेफेलो। अब यहां से आपको एक और चीज बता देता हूं कि जब आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ये टर्म्स है, जैसे एनसेफेलो वर्ड आता है ब्रेन के लिए, ये क्लियर कर ली तो आपको इनकी जो इन्फ्लेमेशन होती है, इनकी सूजन होती है, उनको याद करने में आपको समस्या नहीं आएगी। जैसे ब्रेन की सूजन जो होती है एनसेफेलाइटिस होती है। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में जो अलग अलग हिस्से हैं, इनमें अपनी अपनी जो इन्फ्लेमेशन है, जैसे नाक का हमने अध्ययन किया, नाक की सूजन राइनाइटिस होती है, आंख की सूजन ऑफ्थेल्माइटिस होती है। इस तरह से हम अलग अलग भागों का हम जिक्र इसमें कर सकते हैं। जब ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी आपकी, तो आपके लिए काफी इजी रहेगा।
अब हम टॉपिक चालू करते हैं यहाँ से ही, क्योंकि ये स्टडी है, साथ के साथ और भी आती रहेंगी। जैसे जैसे हम अंगों को पढ़ेंगे वैसे वैसे जैसे शरीर की गतियों का अध्ययन होता है, काइनेसियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी शरीर की गतियों का अध्ययन होता है, बॉडी मूवमेंट्स का अध्ययन होता है। इस तरह से धीरे 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 ये शब्द आते रहेंगे। हम शुरुआत करते हैं बेसिक बेसिक जो टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक है सेल से। तो आइए हम बात करते हैं सेल, कोशिका। सेल को क्या कहते हैं हिंदी में? कोशिका। कोशिका। और कोशिका क्या है? सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। यानी शरीर किसका बना हुआ होता है? कोशिकाओं का बना हुआ होता है। कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं जो एक जैसी होती हैं, एक जैसी संरचना की होती हैं, एक जैसी उत्पत्ति की होती हैं और एक जैसा कार्य करती हैं, मिल करके ऊतक का निर्माण करती है। और बहुत सारे ऊतक मिल करके किसी अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्रों से बनता है शरीर। तो कोशिका क्या होती है? सजीव के शरीर की, सजीव के शरीर की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक को बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ये प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न बनता है सेल का, कि निम्न में से सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। चार ऑप्शन में आपको दे दिया, कोशिका दे दिया, ऊतक दे दिया, अंग दे दिया, अंग तंत्र दे दिया। तो सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्योंकि संरचना इन कोशिकाओं से ही बनती है। किस प्रकार से बनती है? देखिए, बहुत सारी कोशिकाएं, कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती है, यानी टिश्यू बनाती है। और ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? बहुत सारे ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं, और अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बनता है? शरीर, बॉडी। अब देखिए वापस, सेल, सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी। ध्यान दीजिए, कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं जो एक जैसा कार्य करती हैं, उत्पत्ति में एक जैसे समान होती हैं, वो ऊतक बनाती हैं, और ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर। बात हम सेल की कर रहे हैं, तो सेल को हम विस्तृत पढ़ेंगे। उससे पहले एक सिद्धांत देख लेते हैं, कोशिका सिद्धांत, जिसे स्लाइडन और स्वान ने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत। तो ये वन वर्ड के रूप में प्रश्न बनते हैं, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एक बोटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, यानी जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिक बहुत सारे सजीवों पर प्रयोग करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे। किस निष्कर्ष पर पहुंचे? कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब बात करते हैं कोशिका और सेल वर्ड कहां से लिया गया। तो जो सेल है, सेल शब्द लिया गया था काइटोस से। काइटोस का मतलब होता है खोखला स्थान, खोखला स्थान, यानी छोटा स्थान जो खोखला होता है, खोखला छोटा स्थान, इसको सेल कहते हैं। काइटोस या जो वर्ड बना है सेल, ये खोखले छोटे स्थान से बना है। बात हम इसकी इतिहास की कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक 1665 में, रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1665 में स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी द्वारा, स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी द्वारा लकड़ी के कोर्क का अध्ययन किया, लकड़ी के कोर्क का अध्ययन किया, और खोखली संरचनाओं को देखा। और उसमें क्या देखा? खोखली संरचनाएं देखी, खोखली
संरचनाएं देखी और इन्हें क्या कहा, सेला कहा, और सेला से क्या बना, सेल। तो एक काइटोस वर्ड है, इसका मतलब होता है जो प्राचीन समय में जो पादरी होते थे मठों के, छोटे छोटे मोंक्स जो होते थे, उनमें छोटे छोटे कमरे होते थे इनके, तो वहां से होलो स्मॉल स्पेस से ये बना है काइटोस वर्ड। और काइटोस वर्ड का मतलब होता है सेल। और यहाँ से यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक ने सेला कहा था, जो खोखली संरचनाएं देखी। देखिए, माइक्रोस्कोप का विकास हुआ, सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ, और सूक्ष्मदर्शी का काम होता है छोटी छोटी वस्तुओं को देखना। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का काम क्या है, सूक्ष्मदर्शी का है। अब लकड़ी का कोर चूंकि एक मृत कोशिका होती है, लकड़ी जब मर जाती है तो लकड़ी की जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन आदि पदार्थों का अच्छी तरह से जमा होता है। इसलिए जब लकड़ी का हरी लकड़ी का पानी उड़ जाता है या लकड़ी डेड हो जाती है, तो उसमें जो खोखली जो संरचनाएं बच जाती है वो उस लकड़ी की कोशिका भित्ति होती है। जीव द्रव्य सूख जाता है, जीव द्रव्य सूखने के बाद जो पानी अंदर का तरल है वो सूख जाता है, और कैसी संरचनाएं बन मिल जाती हैं, इस तरह की संरचनाएं बच जाती हैं। चूंकि ये क्या है, इस पादप कोशिका की कोशिका भित्तियां होती हैं, सेल वॉल्स होती हैं। इन सेल वॉल्स के अंदर क्या डिपॉजिट होता है, क्या जमा होता है, इनके अंदर लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन। इसलिए ये लकड़ी जो होती है वो कठोर होती है। हमारा शरीर है, जैसे मानव का शरीर है, जानवरों का शरीर है, हम जंतु हैं। जंतुओं के शरीर का जो बाह्यतम आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, ना कि कोशिका भित्ति। और कोशिका झिल्ली होने के कारण इतनी लचीली होती है कि हम इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं। हम पेड़ पौधों को इस तरह से नहीं पकड़ सकते, इस तरह से उठा नहीं सकते, क्योंकि पेड़ पौधों की जो बाह्यतम आवरण होता है कोशिकाओं का, वो कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति काफी कठोर और मजबूत होती है, जबकि कोशिका झिल्ली लचीली होती है, इसलिए इस तरह से हम पकड़ सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इन मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था, सेला। और स्वयं का बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी था। सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले जो बनाए जाते थे वो एक लेंस के होते थे, एक लेंस से हम देख करके और उस चीज को आवर्धित करके देख सकते थे। उसके बाद दो लेंस चलने लगे जिससे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना, और वर्तमान में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसकी आवर्धन क्षमता भी काफी बड़ी होती है, काफी ज्यादा होती है। क्यों समस्या, एक सेकेंड दोस्तों। हाँ तो स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे हम रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, उन्होंने क्या देखा था, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी। मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचनाएं देखी, खोखली संरचनाएं, और इनको क्या कहा था इन्होंने, सेला कहा था। और मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं ये संरचनाएं खोखली हैं, और इन संरचनाओं से सेला बना, और सेला से सेल नामकरण हुआ। अब प्रश्न यहां से ये उठता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो प्रश्न जो बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज अगर आपसे पूछे तो कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात हम करें, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो ये रॉबर्ट हुक ही फादर ऑफ साइटोलॉजी है, क्योंकि इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी। तो यहां से दूसरा प्रश्न ये बनता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी क्या है, कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी ये है कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। अब आप बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता। आधुनिक आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ
फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? सीपी स्वानसन, सीपी स्वानसन। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? सीपी स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता में कौन है? सीपी स्वानसन। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता में है एके शर्मा। तो हमको तो ये दो वैज्ञानिक ध्यान रखने, एक तो रॉबर्ट हुक और एक सीपी स्वानसन। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो थी मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मधुमक्खियों की छत्ते के समान जो संरचनाएं देखी थी उनको सेला किसने कहा? रॉबर्ट हुक ने। और ये सारा वर्णन रॉबर्ट हुक ने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। कौन सी पुस्तक? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में ये सारा वर्णन लिखा। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट हुक ने। यह कोशिका की खोज का वर्णन, कोशिका की खोज का वर्णन। बताइए कोशिका की खोज का वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी पुस्तक में किया? माइक्रोग्राफिया में। रॉबर्ट हुक की अपनी पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया जिसमें उन्होंने कोशिका की खोज का वर्णन किया था। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई मृत कोशिका की बात। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने। और ल्यूवेनहॉक ने अपने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से, अपने खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से क्या क्या देखा था? एक तो शुक्राणु देखा था, एक प्रोटोजोआ देखा था और एक जीवाणु देखा था। तो इन सभी की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है, ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। तो ल्यूवेनहॉक को इसीलिए फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। प्रोटोजोआ का अध्ययन कहलाता है प्रोटोजूलॉजी, जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? ल्यूवेनहॉक है। अब प्रश्न यहां से ऐसे बनेगा आपको कि जीवित कोशिका को की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय दिया जाता है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखा था, स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी। और यहाँ तक जब तक ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक का समय था तब तक सरल सूक्ष्मदर्शी चलता था। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इस तरह से एक खुद एक लेंस होता है इस तरह से। जो 12वीं क्लास में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं 11वीं 12वीं में, वहां पर एक इस तरह से उत्तल लेंस दिया जाता है। उत्तल लेंस से हम उन चीजों को बड़ा करके देखते हैं या बड़ा आवर्धित करके दिखाता है। तो ये होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ऐसा ही सूक्ष्मदर्शी ल्यूवेनहॉक ने खोजा था खुद का। और उसने बरसात के पानी से, कीचड़ से, नालियों के पानी से, दांतों की खुरचन से, इनसे बैक्टीरिया को देखा, इनसे बैक्टीरिया को लेकर के देखा। और इसके अंदर ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा था? जीवाणु। इसलिए जीवाणु की खोज का श्रेय भी किसको दिया जाता है? ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। ल्यूवेनहॉक की जो पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? ल्यूवेनहॉक को। तो ल्यूवेनहॉक कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान के पिता भी यही है, फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी यही है, ल्यूवेनहॉक ही है। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका की संरचना की। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर हम पहले हम बनाएंगे, संरचना पहले बना रहे हैं, उसके बाद में हम इसके विभिन्न कोशिकांगों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से कोशिका, जंतु कोशिका की हमको पढ़नी है। पादप कोशिका में तो क्या होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के जो बाहर जो आवरण होता है वो होता है कोशिका भित्ति का। तो प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल भी होती है और ये इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन।
कोशिका झिल्ली। यानी पादप कोशिका की बात करें, ये है पादप कोशिका। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में जो बाह्यतम आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होता है जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका झिल्ली होती है। और हमें पता है सेल मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और ये कैसी होती है? ये लचीली होती है, ये लचीली होती है। इसलिए जंतु कोशिकाओं में इस तरह कोशिकाएं मुड़ जाती है, बाह्यतम आवरण लचीला होता है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। तो यहाँ पर हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ये है सेल मेम्ब्रेन। हम चूंकि क्या पढ़ेंगे, हम जंतु कोशिका पढ़ेंगे, एनिमल सेल पढ़ेंगे, जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए अंदर जो यहां पर जो बीच में होता है ये होता है केंद्रक। और केंद्रक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक। केंद्रक अगर मर जाए तो कोशिका की मृत्यु हो जाती है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक कहलाता है, मैनेजर कहलाता है। कोशिका का कंट्रोलर, मैनेजर और कोशिका का क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। तो ये केंद्रक है। केंद्रक में इस तरह से ये केंद्रक झिल्ली है जिसमें छोटे छोटे इस तरह से छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और ये जो हमने व्हाइट कलर से ये जो बनाई है ये क्या है? केंद्रिका। केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना है, केंद्रिका। और केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने, केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये है केंद्रक, ये है केंद्रक। अब हम बात करते हैं केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक फैली हुई एक संरचना होती है जो जो जालनुमा होती है, नलिका में होती है। इस जालनुमा संरचना को कहते हैं ईआर। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ईआर यानी अंतः प्रद्रवी जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका, ये होती है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ईआर क्या है? पूरे उसके अंदर बिखरी हुई होती है इस तरह से ये ईआर। और ये नलिकाओं की बनी होती है, पुटिकाओं की बनी होती है और सिस्टर्नी की बनी हुई होती है। ईआर के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे अगर राइबोसोम पाए जाते हैं इस तरह से जुड़े हुए, तो ऐसी ईआर को हम क्या कहते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी ईआर भी दो प्रकार की होती है, एक तो आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एस ई आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर यदि राइबोसोम पाए जाएं, तो राइबोसोम चूंकि दानेदार लगते हैं, बड़ा कोशिकांग है, राइबोसोम एक सबसे छोटा कोशिकांग होता है, सूक्ष्मतम कोशिकांग होता है। और ईआर के ऊपर इस तरह से महसूस होते हैं जैसे कि दाने हैं, दाने होते हैं, तो उसको हम खुरदरा कहते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका को कहते हैं हम आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता। तो ये हो गई ईआर। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो कोशिका के अंदर इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी काफी संख्या में पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। इस कोशिकांग में इस तरह से ये क्रिस्टी पाए जाते हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह की एक कोशिकांग होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे हम। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। हम बेसिक संरचना अभी पढ़ रहे हैं, फिर एक एक कोशिकांग हम पढ़ेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये जो है व्हाइट वाला ये है राइबोसोम है, राइबोसोम है। इस तरह से कोई कोशिकांग होगा जो कि ईआर से ही बना हुआ होगा, उसे कहते हैं हम गोल्जी बॉडी। ईआर बनाती है गोल्जी काय, और गोल्जी काय संश्लेषण का कार्य करता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी काय करता है। अब इस गोल्जी काय से इस तरह से छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं और इनको कहते हैं हम लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। और केंद्रक झिल्ली के पास में इस तरह से एक समकोण के रूप में स्थित कोशिकांग होता है, दो कणिकाओं के रूप में होता है, जिसे डिप्लोसोम कहते हैं या इसे तारक काय कहते हैं, तारक काय कहते हैं।
इस तरह से ये तारक काय होता है। और जो इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है, ये द्रव कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये बीच बीच में जो द्रव भरा है ये कहलाता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। और कोशिका द्रव को और केंद्रक को दोनों को मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। अब जो कोशिका झिल्ली है, जो बाह्यता में आवरण है, ये क्या क्या करती है? कोशिका की सुरक्षा करती है, कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। इसके अंदर ये कोशिकांग होते हैं। इनके अलावा भी जैसे केंद्रक है, अब केंद्रक के अंदर इस तरह से द्रव भरा रहता है जिसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक के अंदर ये इस तरह से ये जाल होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल संघनित होकर के गुणसूत्रों का निर्माण करता है, सघन गुणसूत्रों का निर्माण करता है मेटाफेज अवस्था के अंदर। और इसके अंदर ये जो डीएनए है वो इस क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है। बाकी केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी। अब हम इसके एक एक कोशिकांग के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली की खोज की थी नगेली ने। मैं इन सभी का बेसिक आपको बता देता हूँ, पूछा क्या जाता है एग्जाम में। अभी इधर ध्यान दीजिए आप। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे सक्रिय कोशिकांग होता है। कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो नामकरण किया था बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की रेखित पेशियों में सबसे पहले देखा गया था। जिन पेशियों में वर्किंग ज्यादा होती है, मसल्स में वर्किंग ज्यादा होती है, जैसे हृदय की पेशियां हैं, पंखों की पेशियां हैं, जो पक्षी उड़ते हैं पक्षियों के पंख कभी नहीं थकते हैं। तो ऐसे जगह जहां पर लाल पेशी तंतु पाए जाते हैं, रेड मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा यानी ऊर्जा उत्पादन ज्यादा। ऊर्जा उत्पादन ज्यादा यानी थकावट बिल्कुल नहीं, यानी लैक्टिक एसिड का निर्माण बिल्कुल नहीं। और वहां पर मायोग्लोबिन की मात्रा भी ज्यादा होती है ऐसी जगह पर। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम जैसे न्यूक्लियस ले लेते हैं कोशिका को। कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बिना कोशिका मर जाती है। इसको कंट्रोलर कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, और कोशिका की सूचनाओं का संग्रहालय भी कहते हैं। क्योंकि ये इसके अंदर ये जो क्रोमेटिन जाल होता है या गुणसूत्र होता है, इस पर गुणसूत्र पर किसी भी जीव की आनुवंशिक सूचनाएं संचित रहती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम से प्रश्न बनता है। लाइसोसोम फट जाता है तो पूरी कोशिका गल जाती है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहते हैं। और भुखमरी में, बीमारी में, ऐसी अवस्थाओं में जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब शरीर में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, उसके बाद वसा की भी कमी हो जाती है, और ऐसे समय पर प्रोटीन का पाचन होने लगता है। और प्रोटीन का पाचन करता है ये कोशिकांग, कौन सा? लाइसोसोम। लाइसोसोम की झिल्ली फटने पर एंजाइम्स निकलते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं, जो पूरी कोशिका को गला देते हैं। तो मेंढक के अंदर जो पूंछ गलती है, आरंभिक अवस्था में मेंढक में पूंछ पाई जाती है टेडपोल लार्वा के, वो बाद में पूंछ समाप्त हो जाती है, जिसका कारण यही है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायक है? ये तारक का या जो सेंट्रोसोम होता है, ये सहायक होता है। कोशिका विभाजन के दौरान इसकी दोनों कणिकाएं इस तरह से दोनों तरफ आ जाती हैं और ये मेटाफेज प्लेट बन जाती है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे पूछ लिया जाए कि एसीआर का क्या कार्य है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या कार्य है? तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य है स्टीरॉयड का संश्लेषण, इसके अलावा निराविषीकरण। तो इनकी खोजें भी इंपॉर्टेंट है, खोजें भी पूछ सकते हैं। जैसे केंद्रिका है, इसकी खोज फोंटाना ने की थी। ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है, तारक काय है, टीबोवेरी तारक काय है। इसके बाद राइबोसोम है, राइबोसोम की पेलेडे ने की थी, पेलेडे कण भी कहा जाता है। लाइसोसोम है, सी डी डुए ने की थी इसकी। गाल्जी काय है, गाल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो हम अगली क्लास में इन कोशिकांगों का बेहतर जो है अध्ययन करेंगे। अभी हम यहाँ स्टॉपेज देते हैं इस क्लास को, उसके बाद हम लाइव आकर के वापस से आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।